वेलकम गाइस। आज के दिन हम एक्सप्लेन करेंगे 2014 में आई मूवी यंग वंस के बारे में। इस मूवी में हमें फ्यूचर का वो टाइम दिखाया जाता है जब धरती पर सारा पानी खत्म हो चुका होता है और पूरी धरती बंजर हो चुकी होती है। यहाँ पर पानी के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं और लोगों को जिंदा रहने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम अर्निस्ट था। ये अपने बेटे जेरोम और अपनी बेटी मेरी के साथ एक टाउन हाउस में रहता था। इसके बाद बहुत सारी जमीन थी। एक टाइम था जब यहाँ की जमीन हरी भरी हुआ करती थी, लेकिन अब पानी की कमी की वजह से ये जमीन बंजर हो चुकी होती है। इसीलिए यहाँ के आसपास के लोग इस जमीन को छोड़कर चले गए होते हैं। लेकिन अर्नेस्ट आज भी अपनी जमीन पर ही रहता है। अर्नेस्ट का मानना यह था कि अगर उसको पानी मिल जाए तो एक बार फिर ये जमीन हरी भरी हो जाएगी। अर्नेस्ट के पास एक गधा भी होता है जिस पर ये कुछ सामान की ट्रांसपोर्ट किया करता था और इस ट्रांसपोर्ट के बदले में उसको और उसके परिवार को पानी मिला करता था जो लोग जमीन के गहराइयों से पानी निकाला करते थे। ये सरकारी पानी था और ये सरकार के लिए लोग काम किया करते थे। अर्नेस्ट अपनी जमीन के लिए इन लोगों से पानी मांगता है, लेकिन वो इतना पानी इनको नहीं दे सकते और अगर ये पानी देने के लिए एग्री भी हो जाए तो इसके लिए अर्नेस्ट को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा जो कि इसके पास नहीं होता। जब अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ घर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसका गधा गिर जाता है और इसका एक पाँव टूट जाता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी अर्नेस्ट को इसको मारना पड़ता है। अब ये दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पर हम अर्नेस्ट की बेटी मैरी को देखते हैं जो बर्तनों को मिट्टी से धो रही होती है, क्योंकि इस वक्त पानी दुनिया की सबसे कीमती चीज बन चुकी होती है और चीजें तभी महंगी होती हैं जब वो कम मिकदार में मौजूद हों। अगले दिन अर्नेस्ट अपने बेटे को लेकर एक जगह पर जाता है जहां रोबोट्स की नीलामी की जाती थी। अर्नेस्ट का गधा अब मर चुका था, इसलिए अर्नेस्ट को इस रोबोट की जरूरत थी और अर्नेस्ट इस रोबोट को नीलामी में खरीद लेता है। इस रोबोट को सिम कहा जाता है जो अब इसके गधे की जगह काम किया करेगा। यहाँ पर एक फेम नाम का शख्स होता है, वो अर्नेस्ट से जल रहा होता है क्यों ना कि वो इस रोबोट को खरीदना चाहता था। इसके बाद अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ एक हॉस्पिटल में जाता है जहां वो अपनी वाइफ कैथरीन से मिलता है जो हमेशा के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। दरअसल कैथरीन का एक्सीडेंट हुआ था और वो अब एक गैजेट की मदद से ही चल सकती है। यहाँ इसे एक फ्रेम में रखा जाता है जो कि बहुत ही महंगा होता है और अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इस फ्रेम को खरीद सके। कैथरीन से मिलने के बाद अब ये दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें रॉबी मिलता है। रॉबी बहुत ही गरीब था, इसलिए वो अर्नेस्ट से हेल्प मांगता है। रॉबी और उसकी वाइफ अपने बेटे को बेच देना चाहते थे ताकि इन्हें थोड़े पैसे मिल सकें और ये दोनों सरवाइव कर सकें, क्योंकि अब पानी भी पेट्रोल और डीजल की तरह मिलने लगा था। तब अर्नेस्ट अपने पैसों से उन दोनों को पानी खरीद कर देता है और इन्हें बच्चे को ना बेचने का कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि आप लोग बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इस पर जितना भी खर्चा आएगा वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। एक दिन अर्नेस्ट के पास फेम आता है और वो अर्नेस्ट से उसका रिपोर्ट उधार मांगता है। ये कहता है मुझे उसकी जरूरत है, मैं अपना काम खत्म करके इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन अर्नेस्ट को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसलिए अर्नेस्ट इसे कहता है कि मैं फादर की गारंटी के बगैर तुम्हें इस रिपोर्ट को नहीं दे सकता। यह सुनकर फेम वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अब अर्नेस्ट के गधे की जगह उस रिपोर्ट ने ले ली थी और ये रिपोर्ट अपना काम अच्छे से कर रहा था। अर्नेस्ट का कुआं अब सूख चुका था और अब ये इसे और गहरा खोद रहा था, इस उम्मीद में कि शायद इसे पानी मिल जाए और ये खेती कर सके। जब ये दोनों अपने घर जा रहे थे तब इन्हें सामने से फेम आता दिखाई देता है। ये दोनों देखकर समझ जाते हैं कि ये मैरी से मिलकर ही आ रहा है। दरअसल मैरी का अफेयर फेम के साथ चल रहा था और मैरी रात को उससे मिलने भी जाती थी। अर्नेस्ट इसे रोकने की काफी कोशिश करता था और आज भी वो जब घर आता है तब अर्नेस्ट मैरी को बहुत डांटता है क्योंकि ये जानता था कि फेम अच्छा आदमी नहीं, लेकिन मैरी फेम से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने फादर की एक भी बात नहीं सुनती। तब गुस्सा होकर इसका फादर इसको घर में लॉक कर देता है। अब एक सुबह अर्नेस्ट देखता है कि उसका रिपोर्ट किसी ने चुरा लिया है। यहाँ अर्नेस्ट का शक सीधा फेम पे जा रहा होता है क्योंकि कुछ दिन पहले वही इस रिपोर्ट को मांगने आया था। जब अर्नेस्ट फेम के फादर से मिलता है तब बातों बातों में उसे पता चलता है कि फेम पहाड़ों की तरफ सामान सप्लाई करने गया है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए ये पहाड़ों की तरफ जाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी इसके मुंह पर एक पंच पड़ता है और जब इसे होश आता है तब वो देखता है कि वाटर सप्लाई के लोग इसे मारने पर तुले होते हैं। उनके मुताबिक अर्नेस्ट ने इनका सारा सामान चुरा लिया है और इन्होंने अर्नेस्ट को अपने रिपोर्ट के साथ यहाँ से जाते हुए देखा है। अब ये लोग अर्नेस्ट को जान से मारने वाले थे कि अर्नेस्ट के हाथ में उसकी गन आ जाती है और अर्नेस्ट यहाँ से भाग जाता है और ये फिर से वापस फेम को ढूंढना शुरू
कर देता है और इसे फेम एक जगह पर मिल जाता है। सबसे पहले फेम ने अर्निश के रोबोट को चुराया और फिर वाटर सप्लाई लोगों के सामान को। रात होने की वजह से वाटर सप्लाई के लोग ठीक से फेम को पहचान नहीं पाए और उन्हें लगा कि चोरी करने वाला शख्स अर्निश ही है। अब अर्निश उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और इसे रस्सियों से बांध देता है। फेम इस सामान को बॉर्डर के उस पार जाकर बेचना चाहता था ताकि ये बहुत सारे पैसे कमा सके। अब अर्निश इसे वाटर सप्लाई के लोगों के पास लेकर जा रहा था ताकि अर्निश अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाए, लेकिन प्यास और थकान की वजह से अर्निश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। बिना पानी के इसके होंठ और गला सूख रहा था। फेम कहता है कि हम शराब पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं और बचे हुए सामान को हम उस पार जाकर बेच देंगे जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। प्यास की वजह से अर्निश उसकी बात मान जाता है और पानी की जगह शराब पीना शुरू कर देता है, लेकिन अब भी इसका सामान बेचने का कोई इरादा नहीं होता। ये अब भी फेम को वाटर सप्लाई के लोगों के पास लेकर जाना चाहता था, लेकिन शराब पीने के बाद इसे नशा हो जाता है और इसकी टांगे लड़खड़ाना शुरू कर देती हैं। फेम समझ चुका था कि अब अर्निश की हालत ठीक नहीं है, इसलिए अर्निश के सर पर एक पत्थर मारता है जिस वजह से अर्निश की मौत हो जाती है। इसके बाद ये अर्निश को रिपोर्ट के साथ बांध देता है और रिपोर्ट को वाटर सर्विस के लोगों के पास जाने का कमांड दे देता है, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट अर्निश को घसीटता हुआ वाटर सप्लाई के लोगों के पास ले जाता है। इसके बाद फेम मैरी के पास पहुंच जाता है और मैरी उसके साथ चली जाती है, लेकिन उसके भाई को थोड़ा शक होना शुरू होता है कि शाम ढलने को होती है, लेकिन फादर इसका अभी तक घर नहीं पहुंचा होता, इसलिए अपने फादर को ढूंढने निकल पड़ता है। इसे सप्लायर्स के लोगों की एक बोतल मिलती है जिसे ये लेकर उन लोगों के पास जाता है जहाँ पर वो रिपोर्ट भी होता है जो अर्निश को घसीट कर यहाँ तक लाया होता है। ये देखकर सबको यही लगता है कि रोबोट ने ही अर्निश को मारा है। अब हमें अर्निश के फ्यूनरल को दिखाया जाता है। दोनों बहन भाई अंदर से टूट जाते हैं। इनकी माँ वैसे भी हॉस्पिटलाइज थी और अब इनके फादर की भी मौत हो चुकी होती है। घर आकर वो रिपोर्ट को तोड़ना शुरू कर देता है क्योंकि इसे लगता है कि रिपोर्ट ने ही इसके फादर की जान ली है। तभी वहाँ पर फेम आता है और वो इसे सिंपैथी देने लगता है। ये इसे बताता है कि हम तुम्हारे फादर के सप्लाई के काम को जारी रख सकते हैं ताकि शायद वो हमें पानी दे दें और हम इस जमीन पर फसल उगा सकें। लेकिन ये जानता था कि ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसके फादर ने काफी दफा उनसे पानी की मांग की थी, लेकिन हर बार उन्हें इनकार ही मिला। लेकिन फेम कहता है कि एक मरतबा उन लोगों से बात जरूर करेगा। अब ये पानी की सप्लाई के लोगों के पास आता है जो यहाँ से पानी निकाल रहे होते हैं। यह इन्हें शराब की 2 बोतलें देता है और इन्हें पानी के लिए मना लेता है। अब सप्लायर सरकार को बताए बिना इसे पानी की सप्लाई दे देते हैं और फेम इस पानी से अर्निश की जमीन पर फसल उगाता है। इसमें फेम उस रोबोट की भी हेल्प लेता है। कुछ ही दिनों में फेम की फसल उग जाती है और देखते ही देखते वो फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। ये देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। अब फेम और मैरी की शादी हो जाती है और फेम इनकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है। हालांकि फेम अच्छी तरह जानता था कि उसने किया क्या है। एक दिन फेम के पास बैंक की तरफ से कुछ लोग आते हैं जिनमें फेम के फादर भी होते हैं। यहाँ फेम को बताया जाता है कि जिस जमीन पर फेम खेती कर रहा है वो असल में अर्निश की नहीं बैंक वालों की है। दरअसल अर्निश ने इस जमीन पर काफी कर्ज लिया होता है जो वो बैंक को लौटा नहीं सका, इसलिए इस जमीन पर बैंक अपना कब्जा कर लेगी और अगर फेम को ये जमीन चाहिए तो इसे अर्निश का सारा कर्ज चुकाना होगा। ये कहकर बैंक के लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब फेम को कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम करना था। फेम उस रोबोट को ट्रक में लोड करता है और यहाँ से जाने लगता है। जेरोम पूछता है कि तुम इस रोबोट को लेकर कहाँ जा रहे हो। तब फेम सिर्फ इसे इतना बताता है कि मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। ये सीधा रोबी के पास जाता है क्योंकि ये जानता था कि रोबी अपने बच्चे को बेचने वाला है। ये रोबी को झूठ बोलते हुए कहता है कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे बच्चे को खरीदना चाहते हैं। फेम कहता है तुम अपने बच्चे को लेकर मेरे साथ चलो, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि वो लोग इस बच्चे के कितने पैसे देंगे। इसके बाद तुम अपने बच्चे को लेकर वापस आ जाना। तो रोबी इसकी बात मान जाता है और अपनी वाइफ को बताए बिना ही फेम के साथ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर फेम उन लोगों से बच्चे की डील कर लेता है और पैसे अपनी जेब में रख लेता है। जब इस बात का पता रोबी को चलता है तब वो बहुत शोर डालता है, लेकिन तभी वो लोग इसे गोली मार देते हैं। वो फेम पर भी फायरिंग करते हैं, लेकिन फेम यहाँ से बचकर निकल जाता है। इसी दौरान एक गोली रोबोट के सेंसर पर भी लग जाती है, जिससे रोबोट का सिस्टम रिबूट हो जाता है और वो लंगड़ाकर सीधा अपने मैन्युफैक्चर की तरफ जाना शुरू कर देता है। अगले दिन हम फेम को देखते हैं जो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने अब बैंक का सारा कर्ज चुका दिया होता है। लेकिन मैरी और जेरम इस बात को नहीं जानते थे कि फ्लेम के पास इतना पैसा आया कहाँ से। जेरम को लग रहा होता है कि फेम ने रोबोट को बेच दिया है और उन पैसों से इसने बैंक का कर्ज चुका दिया है, इसलिए फेम से पूछता है कि वो रोबोट तुमने किसको बेचा है। तब वो जवाब देता है कि रोबी को, जबकि मोबी तो मर चुका होता है। दूसरी तरफ वो रोबोट बॉर्डर क्रॉस कर उस जगह पहुंच चुका होता है जहां उसका मैन्युफैक्चर होता है, जहां उसे बनाया गया था। तभी उसे एक आदमी देख लेता है। ये वही आदमी था जिसने इस रोबोट को बनाया था। ये आदमी रेडियो पर जेरोम से कांटेक्ट करता है और उससे
रोबोट के बारे में बताता है। साथ ही जेरम रोबी की वाइफ को भी देखता है जिसकी गोद में एक नकली बच्चा होता है। ये देखकर उसे अब फेम पे शक होने लगता है और ये खाना खाते का फेम को बताता है कि ये अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन असल में ये उस जगह पर जा रहा था जहाँ पर इसका रोबोट होता है। वो जगह बॉर्डर के दूसरी तरफ होती है। वहाँ जाकर ये उस शख्स से मिलता है जिसने वो रोबोट बनाया होता है और इसी ने जेरम को यहाँ पर बुलाया होता है। इसने रोबोट के खराब पार्ट को चेंज कर दिया होता है और अब इसका रोबोट एकदम नए जैसा हो गया था। साथ में ही वो रोबोट के एक फीचर के बारे में भी इसे बताता है। ये जेरम को बताता है कि ये रोबोट अपने लेजर सेंसर की मदद से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है और जब जेरम वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे पता चलता है कि फेम ने ही उसके फादर को मारा है और साथ में उसे ये भी पता चलता है कि वाटर सप्लाई वालों का सामान भी फेम ने ही चुराया था। अब जेरम उस रोबोट को लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ आकर वो फेम से पूछता है कि तुमने रोबोट रोबी को बेच दिया था, तो फिर ये रोबोट यहाँ क्या कर रहा है। ये सुनकर फेम बहाने बनाने लगता है। ये कहता है इस रोबोट को रोबी के पास होना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये यहाँ क्या कर रहा है। अब एक रात फिर से जोरम फ्लेम को बताता है कि आज रेडियो पे इसने रोबी से बात की थी, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनकर फेम चौंक सा जाता है क्योंकि रोबी को इसने खुद मरते हुए देखा था। वो फेम से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, रोबी के पास रेडियो है ही नहीं। यहाँ वो जेरम पर गुस्सा होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो खुद के ही जाल में फंसता जा रहा था। अगले दिन फेम को एक लेटर मिलता है जो जेरम ने रोबी के नाम से इसे भेजा होता है। इस लेटर में जेरम ने लिखा था कि मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे अकेले में पहाड़ों पर मिलो। तो फेम पहाड़ों पर जाने का फैसला करता है जहाँ जेरम ने इसके लिए पहले ही जाल बिछाकर रखा होता है। जेरम ने एक गहरा गड्ढा खोदा होता है और ऊपर पॉलीथीन बिछाकर मिट्टी डाल दी होती है। जब फेम यहाँ पर आता है तो फेम इस गड्ढे में गिर जाता है और फेम की टांगे टूट जाती हैं। अब फेम हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर जेरम आता है, लेकिन उसकी आंखें देखकर फेम समझ जाता है कि जेरम सारी सच्चाई जानता है, लेकिन वो फिर भी जेरम के सामने हेल्प के लिए गिड़गिड़ाता है। लेकिन जेरम इसकी कोई भी हेल्प नहीं करता और उसे सर पर गोली मार देता है। इसके बाद जेरम रोबोट के साथ अपने घर आ जाता है, लेकिन वो मैरी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो फेम के बच्चे की माँ बनने वाली थी। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी जब फेम नहीं आता तब मैरी बहुत परेशान होने लगती है। वो जेरम से पूछती है कि अब मैं क्या करूं। तब जेरम उसे बताता है कि तुम्हें इंतजार करना चाहिए। अब ये दोनों अपनी माँ को घर लाने का फैसला करते हैं क्योंकि जो फसल इन्होंने लगाई थी उससे इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से अभी उस गैजेट को खरीद सकते हैं जिससे उनकी माँ चल सकती थी। अब इनकी माँ इनके साथ घर पर ही रह सकती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।